तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे नाम देख ही लिया है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। देखिए यूएस के मार्केट में आज भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छा खासा लाल निशान देखने को मिल रहा है। जो कल के दिन यहाँ पर गिरावट थी वो आज भी यहाँ पर कंटिन्यू जारी है। डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक, स्मॉल कैप 2000 सारे ही इंडेक्सेस 1% से ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है इसका असर हमको डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट ओपन होगा तो उस पर भी देखने को मिले। हालांकि इंडियन मार्केट अलग ही जोन में चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमीज में, वो अपने अलग मूड में वहाँ पर चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है अगर मार्केट गिरता है तो एज ए इन्वेस्टर हमको मौका मिलेगा अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में बाय करने का, और आई थिंक तब तक यहाँ पर हमारी सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी तो और भी बढ़िया हमारे पास यहाँ पर मौका होगा। चलिए अब हम कवर करते हैं यहाँ पर स्टॉक्स को। तो पहला जो स्टॉक है जिसको हम कवर करेंगे वो है यहाँ पर वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल के बारे में भी मेरे पास कई क्वेश्चन आए तो आई थॉट इसको कवर करते हैं। तो वैभव ग्लोबल की बात करें तो इस स्टॉक में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। एक बार टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट 70% की गिरावट वैभव ग्लोबल में हो चुकी है। और यहाँ पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले वैभव ग्लोबल की बात करें तो एक आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का रिटेलर है। और रिटेल की अगर जब बात होती है, रिटेल यहाँ पर प्रोडक्ट की बात होती है, रिटेल जब सेक्टर की बात होती है तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे मिलते हैं हर कंपनी को। और वैभव ग्लोबल के वैल्यूएशन यहाँ पर उस हिसाब से आप देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो वैभव ग्लोबल बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, वैभव ग्लोबल एक ज्वेलरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कंप्लीटली 100% ये एक्सपोर्ट करता है। और रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 70% इसका ज्वेलरी से आता है, 30% नॉन ज्वेलरी से आता है। टीवी से इसका 63% रेवेन्यू आता है, डिजिटल से अराउंड 37% के आसपास रेवेन्यू आता है, यानी कि जो इनका वेब प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू 37% आता है। और टीवी जो इनके जो चैनल है, शॉप एल सी जो चैनल है इनका यूएसए में है, शॉप टीजेसी जो है यूके में इनका चैनल है। तो इनके ये आप कह सकते हैं कि इनके प्रोप्राइटरी ये चैनल है। तो यूएसए और यूके का जो रेवेन्यू है, यूएसए से इनका रेवेन्यू आता है अराउंड 68%, ठीक है, और यूके से इनका रेवेन्यू आता है अराउंड 31%। तो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है इन दो जोग्राफीज़ में, और आपको पता है इन दो जोग्राफीज़ की हालत क्या हो रही है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा हमको दिक्कतों का सामना इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर प्रेशर काफ़ी है, मार्जिन इनका डिक्लाइन हुआ है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई है। बिकॉज अगर आप इनके नंबर्स देखें तो देखिए 7% के मार्जिन पे आ चुके हैं। ये कहाँ 16, 17, 18, 11%, 14% मार्जिन पे काम कर रहे थे, अभी जून में 7% मार्जिन। तो उसका पीछे क्या है पर वजह है, तो डेफिनेटली इनकी जो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है वो हुई है बिकॉज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। एडवर्टीजमेंट इन्फ्लेशन हमको काफ़ी देखने को मिला, जो कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, मुझे वहाँ से पता चला कि जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो 47% तक यहाँ पर बढ़ चुकी है। यानी कि जो फेसबुक हो गया, गूगल पे ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, अपने चैनल का, वो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ चुकी है। उसकी वजह से मार्जिन काफ़ी पिटेन किया। और दूसरा रीज़न यहाँ पर है इनकी जो जर्मनी मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, जर्मनी मार्केट में भी उतर रहे हैं। यूएसए तो हो ही गया, यूके हो ही गया, जर्मनी में भी ये उतर रहे हैं। तो जर्मनी में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा निवेश किया है, उस पर इनको यील्ड मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इनके इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला। देखिए 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ सिर्फ इस बार, और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा पिटते हुए नजर आए। तो उसकी वजह से थोड़े से बिजनेस में मेरे को लगता है यहाँ पर इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बिजनेस में समझ है, बिजनेस की समझ है कैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, तो आप इसमें ज़रूर निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 58% स्टेक है, एफ के पास 10% से ज़्यादा स्टेक है, डी के पास 18% से ज़्यादा स्टेक है। तो एफ डी प्रमोटर ने अपने स्टेक बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है। स्पेशली अगर पब्लिक में बात करें तो विजय केडिया और आशीष कचोलिया का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। विजय केडिया जी ने तो यहाँ पर देखिए अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है पिछले 3 क्वार्टर में, और आशीष कचोलिया साहब ने इधर अपने स्टेक को बिल्कुल कांस्टेंट रखा है। तो कुछ नेगेटिव है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ पॉजिटिव यहाँ पर है कि यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छे हो चुके हैं, डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन एक्सपेंशन के यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि अब यहाँ पर स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर अब अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो प्रमोटर्स भी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। आज के दिन भी आप देखिए प्रमोटर्स ने यहाँ पर बाइंग करी है, और उससे पहले आप देखें तो 27 अगस्त को भी प्रमोटर्स ने यहाँ पर बाइंग करी है। उससे पहले देखें तो 24 अगस्त को भी यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग करी। तो प्रमोटर ग्रुप इसमें लगातार बाय कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। अब टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर काइंड ऑफ बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है।
देखिए, अगर आपको निवेश करना है तो बिज़नेस की समझ होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जर्मनी वाला बिज़नेस कैसा करेगा। अगर जर्मनी के इन्वेस्टमेंट से इनकी यील्ड अच्छी निकल के आती है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर स्टॉक अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर यूएस और यूके की हालात कब तक ख़राब रहेंगे, तो ये बिज़नेस भी मेरे को लगता है ज़्यादा अभी परफ़ॉर्म नहीं करेगा। जर्मनी में भी हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी अभी कोई भी चांसेस नहीं है कि इनके इन्वेस्टमेंट पे इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले 1 साल तक तो वैभव ग्लोबल के स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है डिस्काउंट होना चालू हो जब यहाँ पर सिचुएशन वहाँ पर सामान्य होगी। तो अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर फिर मेरे को लगता है थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आपको बिज़नेस की समझ है, तो आप यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। प्रमोटर्स अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स में विजय केडिया, आशीष कचोलिया जैसे और प्रमोटर ग्रुप भी यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहा। तो अगर इसको आप पॉजिटिव समझते हैं, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, वरना मुझे लगता है एक बार इसको जो है इसको ट्रेंड रिवर्सल करने दीजिए। करीब 550 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करे, सस्टेन करे, तब आप यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर इनके मार्जिन्स एक्सपेंड होते हुए देखने को मिलते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई देखने को मिलती है, इनके यूएस यूके में स्थिति सामान्य होती हुई नज़र आती है, जर्मनी का इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा हो करता हुआ नज़र आता है, तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। मुझे लगता है तब तक आप इसको होल्ड पे डाल सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप पे मैं कंप्लीटली छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इस लेवल पे पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर लेने की नहीं सोच रहा, लेकिन जो यहाँ पर लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन अपना अलोकेशन का यहाँ पर ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना ही यहाँ पर बेहतर रहेगा। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी दोस्तों बात करें, देखिए काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो इनके मार्जिन लगातार यहाँ पर डिप कर रहे हैं। 50% के मार्जिन 28% तक गिरते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन ये बिज़नेस अच्छा नज़र आता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम बात करें बी टू बी मार्केट प्लेस में मोनोपोली एक तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसका हाईएस्ट मार्केट शेयर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि इसके पास ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म में जो है इसके पास ज़बरदस्त लिस्टिंग है, तो एक नेटवर्क इफेक्ट का इसको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मार्जिन घटते हुए नजर आए, जिसकी वजह से स्टॉक भी पिटता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कंपनी डेट फ्री है, एक गजब का प्लेटफॉर्म है इसके पास भी, और कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी अच्छी है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो ये भी स्टॉक ऊपर इस तरह से कितना गिर चुका है, करीब करीब आप देखिए अभी भी 50-55% स्टॉक करेक्शन पर देखने को मिल रहा है। कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, आपको लगता है कि यार ई कॉमर्स स्पेस यहाँ पर ग्रो होगा, ये जो एमएसएमई स्पेस है ये ग्रो होगा, बी टू बी मार्केट प्लेस ग्रो होगा, तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर रही है। कंटिन्यूस देखिए पेड सप्लायर्स यहाँ पर, न्यू पेड सप्लायर्स यहाँ पर जो है इनके एडिशन होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट ने बोला है कि Q3 से इनके मार्जिन वापस से इंप्रूव होना चालू हो जाएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जैसी आ गई, मार्जिन इंप्रूव होना चालू होंगे, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया है, सिग्निफिकेंट सेल्स और कस्टमर सर्विस टीम में इन्होंने एक्सपेंशन किया है, यहाँ पर एक्सपेंड किया अपनी टीम को, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसकी वजह से मार्जिन यहाँ पर डेफिनेटली डिक्लाइन हुए हैं। काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हैं, अभी इसके बारे में हमने लगातार चर्चा करी है। ठीक है, चाहे हम व्यापार की बात करें, बिजी इन्फोटेक की बात करें, रियल बुक, लाइफ कीपिंग, ये एक ऐसे इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पर एमएसएमई अगर मार्केट ग्रो होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिया मार्ट विल कम इनटू प्ले विद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एज वेल, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करे। एमएसएमई की यहाँ पर ग्रोथ होना लाजमी है, डिजिटाइज होगा सारा मामला, और जब डिजिटाइज होगा तो इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बढ़ेगा, और एमएसएमई इनके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं, इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है तब पूरा इकोसिस्टम में डेवलप करें फॉर दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो इंडिया मार्ट में आप इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन रिस्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई इनके मार्केट प्लेस की, तो वो एक रिस्क यहाँ पर रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए अपने एलोकेशन का आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी लेट्स सी अब यहाँ पर अगली बार से हमको क्या मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं Q3। अगर इंप्रूव हुए Q3 में तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो इस स्टॉक को फिर आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट जो बोल रहा है नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव संकेत है। मेरी बात करें तो मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बायबैक में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो है बायबैक एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा अलोकेशन यहाँ पर उतना ही है जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो आप रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन रखिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि कितना ही कन्विक्शन हो उसमें एलोकेशन आपको ज़्यादा नहीं देने का। एलोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं बार बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ। एलोकेशन आपका प्रॉपर रहेगा तो कभी भी आपको पैनिक नहीं क्रिएट होगा, कभी भी आप यहाँ पर गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अगर गलत भी हो जाता है एक स्टॉक तो कोई बात नहीं, अपने पोर्टफोलियो लेवल पे आपको देखना है कि हमारे और स्टॉक तो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक है, 20 स्टॉक हैं तो सारे के सारे अच्छा करेंगे। एक दो स्टॉक जो है निकम्मे भी निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि माँ बाप की जो है 3 औलादें हैं तो तीनों ही अच्छी निकल जाए। बहुत मतलब निकल जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक खराब भी हो सकती है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। बात करते हैं इन्फो एज की। ये काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी Naukri.com गजब का प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, इनके प्लेटफॉर्म की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। ये जो गिरावट हुई है, ये मुझे लगता है ये गिरावट मौका है यहाँ पर। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो Naukri.com को बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे भी फॉर दी लॉन्ग टर्म। क्योंकि इनका जो Naukri.com शादी जो मैट्रिमोनी वाला है इनका, ठीक है, इनका जो 99 एकड़ वाला है और साथ ही साथ इनका जो शिक्षा वाला है, ये तो इनके प्लेटफॉर्म ग्रो होते ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर ग्रो होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी कैपेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, जो कि इसको भी यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आएगा। आगे भी हमको कई सारे यूनिकॉर्न Naukri.com की तरफ से भी देखने, सॉरी इन्फो एज की तरफ से भी हमको देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी पर अगर आपको थोड़ा इसके बिजनेस पे समझ है, थोड़ा डिफरेंट यूनिक बिजनेस मॉडल है, अगर आपको समझ है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, वरना इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 3 स्टॉक जिन पे आपको अपना फोकस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल यहाँ पर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।